अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुजरिम कौन के साथ सबीउल हसन खान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, कत्ल की मुख्तलिफ वारदातों की स्टोरीज़ हम आप तक लेके आते हैं, लेकिन कुछ स्टोरीज़ इंतहाई अजीब और उनके साथ जुड़ी हुई जो हक़ाइक़ होते हैं वो बड़े मुख्तलिफ होते हैं। ऐसी ही एक स्टोरी आज आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुए हैं। थाना समनाबाद की हदूद में एक कत्ल होता है ईद के दूसरे रोज़। उस कत्ल की वजूहात क्या हैं, मुहर्रिकात क्या हैं? बज़ाहिर तो ऐसा हुआ कि दोस्तों में कहीं झगड़ा हुआ और एक बच्चा घर से बंदूक उठा के लाया और उसने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक हुआ जबकि 2 लोग ज़ख्मी हुए। कोशिश करेंगे ज़ख्मियों से बात करने की, जो मकतूल है उसके लवाहिकीन से बात करने की, और पुलिस का भी इससे मौक़िफ़ लेंगे, इस पे मौक़िफ़ लेंगे कि क्या आखिर ऐसा हुआ कि कातिल को गोलियाँ बरसाना पड़ गईं। 302 की ये FIR 324 की दफ़ा 34 भी इसमें लगाई गई है। और इस FIR के मुताबिक ईद के दूसरे रोज़, ईद और दूसरे रोज़ की जो दरमियानी शब है, उस रात ये वाक़या होता है। कुछ अफराद मुसल्लह होके आते हैं गली में और गोलियां बरसा देते हैं अंधाधुंध गली में खड़े बच्चों पे, जिनमें एक बच्चा जान से जाता है और दीगर 2 बच्चों को भी गोलियां लगती हैं इस FIR के मुताबिक। इस FIR के जो मुद्दई हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, इश्तियाक अहमद साहब, जो बच्चे के वालिद भी हैं। उनसे हम बात करते हैं कि ये वाक़या किस तरह से पेश आया, इस वाक़े के पेश आने के बाद पुलिस इनके साथ कितना कोऑपरेटिव रही, क्या ये वाक़या किसी देरीना दुश्मनी का शाखसाना है या फिर कोई और मामला है। ये सब बातें हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारी गली में एक अकरम आवान उर्फ़ का अमन अमी काउंसलर, जिसने 2005 में इलेक्शन लड़ा था और काउंसलर बन गया था, वो ऐसा पता नहीं उसके पास कहाँ से पैसा आता गया कि उसने असला घर में ला के रखना शुरू कर दिया। फिर उसने खुद चलाना, अपने बेटों को चलाना सिखा दिया। उसके सारे बेटे असला चलाना जानते थे। छत पे खड़े होकर हवाई फायरिंग करना, चौक में खड़े होकर हवाई फायरिंग करना उसका मामूल था। गली में आते जाते बच्चों को तंग करना, छेड़ना, अपना बदमाशी कायम करने के लिए या गली का डॉन बनने के लिए आते जाते जो है वो मेरे बेटे को भी उसने 2-4 बार जो है वो तंग किया। उसने मुझे आके बताना, पापा जी ये मुझे तंग करता है। उसके बाप को जाके बताना, उसकी माँ को बताना। वक्ती तौर पर तो वो हमारे सामने उसको डांट देते थे, लेकिन उसकी ये आदत ख़त्म ना हुई। तो ये 1-2 बार उसने खड़े चौक में मेरे बेटे को मारा भी था। मैंने कहा बेटा आपने कुछ नहीं कहना, जो भी प्रॉब्लम हो आके मुझे बताना। वो मुझे ही बताता था। पता नहीं उसने दिल में ये रंजिश रखी हुई थी। ईद के रोज़ जो है ना, उसका अपने कहीं किसी कज़न, ये हमारे घर के सामने उसका अपना कज़न रहता था, उसके साथ झगड़ा हुआ। क्योंकि मेरा बेटा वो उसके पास आके बैठते थे, दोस्ती थी उसके साथ। वो शाम रात के वक्त उधर कहीं चौक में खड़े थे। मैं भी, मेरी सिस्टर का घर उस चौक के बिल्कुल साथ है। उसके सामने मैं, ये मेरे भाई सुहेल ये थे, मेरा छोटा भाई विकास वो भी वहीं पे खड़े था। तो ये रात को हमें ईद के लिए मिलने के लिए आए हुए थे। 12 साढ़े 12 बजे की बात है कि वो ये कहते कि हमें छोड़ें। हम सिस्टर मेरी ने कहा छोड़ें। पहले बेटे को कहा, बेटा कहता पप्पू मैं जाता हूँ, लेकिन उसने कहा नहीं बेटा रात ज़्यादा हो गई है, आप घर में आराम फरमाएँ, आप नहीं जाएंगे। मेरे छोटे भाई वो उनको छोड़ने के लिए तैयार थे, गाड़ी में ये बैठने लगे थे। इतने में ये चौक में खड़े थे। ये उधर से आया मेन बाज़ार से, इसके हाथ में रिपीटर था। इसने आते जब हमारे सामने जो है वो, इसके साथ इसके 2 छोटे भाई थे। छोटे भाइयों ने आगे इशारा किया कि ये थे। पता नहीं किस बात की लड़ाई किया, उसने इशारा दिया है। उसने आते जो सीधा ब्रस्ट मारा। मेरा बेटा जब उसके 3 फायर यहाँ पर लगे, साथ एक लड़का ताहिर था, उसके भी 2 फायर लगे, और एक अब्दुल्ला था जो उसका अपना ही रिलेटिव था, उसके भी फायर लगे। ये 3 बंदे जब वो मौके पर ज़ख्मी होकर गिर पड़े। आपने अपने बेटे को उठाया, उनको भी उठाया, हॉस्पिटल ले गए। लाइट हॉस्पिटल में जाकर जो है वो ये ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए अल्लाह को प्यारा हो गया।
और ये मामला हुआ है, इंतहाई तकलीफ़ से बात है। यकीनन ये एक तकलीफ़ की बात है, ख़ास तौर पे वालिदैन के लिए, घर वालों के लिए। गली मोहल्ले में आप रहते हैं, कितने अरसे से यहाँ पे आप रिहाइश पज़ीर हैं यहाँ? हम 94 से यहाँ से रहायश पज़ीर हैं। 1994 से हम यहाँ पे रह रहे हैं और ये हमसे पहले का रह रहा है। बस ये इसने पता नहीं किस बात की हमारे साथ दुश्मनी ली है इसके बेटों ने। अच्छा, ये बताएं कि बच्चे खेलते थे या ये असले का इस्तेमाल कर रहे थे बार बार, आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस को इत्तला की कि ये सब कुछ हो रहा है, या फिर मोहल्लेदारी में कि चलें मोहल्ले में होता है, ये नॉर्मली होती हैं ये चीज़ें इस तरह? मोहल्ले की वजह से हम कह रहे थे कि चलो हम एक मोहल्ले में रहते हैं, हमने इसके साथ क्या झगड़ा करना है। हम इससे लड़ाई नहीं लड़ना चाहते थे, ज़बानी कलामी हम इसको मना करते थे। अब जब ये कुछ चंद दिनों से, पिछले हफ्ते से कुछ ज़्यादा ही ये अब इस बार हो गया था। मेरा प्रोग्राम था कि चलो ईद के बाद बैठ के मोहल्ले वालों के साथ मीटिंग करेंगे, मीटिंग करके जो है ना वो मोहल्ले वालों को कहेंगे इसको मना करो, या हम उनको कहेंगे यार ये मोहल्ला छोड़ जाओ, या हम ये मोहल्ला छोड़ जाते हैं, कोई ना कोई इसका पॉजिटिव हल निकालें ताकि जो है ना भी किसी न किसी तरीके से ये मुसीबत हमारे गले से जान छोड़े। लेकिन अब ये मेरे बेटे की जान ले चुका है। अब जो है वो हम तो इंशाल्लाह इंसाफ की उम्मीद रखते हैं। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से हम जो है वो चाहते हैं कि ये इसको फांसी की सज़ा मिले ताकि जो है ना वो मेरे बेटे की रूह को सुकून मिले और मुझे सुकून मिले। यकीनन जी, ये इंसाफ की उम्मीद हमें अपने इदारों से है। अच्छा, ये सब हो गया, उसके बाद आपने फ़ौरी पुलिस को इन्फॉर्म किया या वक्त लगा थोड़ा? जी, पुलिस ने कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड किया इसमें? 15 को तो हमने उस वक्त कॉल कर दी थी, लेकिन जो है वो फिर हम तो हॉस्पिटल चले गए थे। वहाँ पर जब वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए अल्लाह को प्यारा हो गया, वहाँ से फिर मैं तो घर आ गया, मुझसे वहाँ से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरे कज़न, मेरे भाई मुझे उठा के घर ले आए। फिर जब हमने एप्लीकेशन दी, एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर दर्ज होने के बाद पोस्टमार्टम हुआ। एफआईआर दर्ज होने के बाद पोस्टमार्टम जब हो गया, फिर हमें उसके बाद इसकी डेड मिली। शाम को जो है वो फिर उसका जनाजा हो गया। पुलिस ने जो है वो हमारे साथ अच्छा सा तावन किया। तैमूर साहब हैं कोई, जो हमारे तफ्तीशी भी हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी हैं, उन्होंने भी कोशिश की, हमने भी उनके साथ जितना हो सका तावन करवाया कि वो उसको कामयाब हो गए हैं गिरफ़्तार करने में। कल वो गिरफ़्तार हुआ है, जबकि उसके दो छोटे जो उसके भाई थे उसके बाद उनकी अबूरी ज़मानत करवाई है। तो अब वो अबूरी ज़मानत के लिए जो है वो आज हम अदालत में पेश हुए थे, तो तफ्तीश के लिए उसको शामिल किया है। अब आगे जो है वो 17 तारीख जो है वो हमें दी गई है। 17 तारीख को हम दोबारा फिर पेश होंगे। तो हमारा यही मुतालबा है कि वक्त की हुकूमत के साथ ये वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का हल्का है, उनकी अपनी रहायश भी इसी कॉलोनी में है, उनसे आईजी पंजाब से, मुतल्लिक़ा इदारों से, वज़ीर आला पंजाब से भी और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से हमारा यही मुतालबा है, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी, कि जो है वो मेरे बेटे की कातिल को जो है वो फांसी की सज़ा दी जाए। तब तक जो है वो मुझे और मेरे बेटे की रूह को भी चैन नहीं आया। अच्छा, इश्तियाक साहब, ये बताइएगा, जैसा आपने बताया कि जो जो कातिल है उसके जो वालिद थे वो पहले काउंसलर के इलेक्शन भी लड़ चुके हैं और सियासी असर व रसूख भी रखते हैं, वो आपको लग रहा है कि कहीं केस की इन्वेस्टिगेशन में वो आड़े आ रहा है या कुछ इस तरह के कुछ मामलात सामने आए? हमें शक था कि ये शायद राना सनाउल्लाह साहब के डेरे पे जाके बैठता है, उनका कहीं पे इसको सपोर्ट ना हो। लेकिन यह है कि वो जब हमने देखा है राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से, राना शहरयार की तरफ से जो है वो पूरा ताअवुन रहा है। उन्होंने पुलिस को भी कहा है कि ये हमारी तरफ से जो है वो किसी किस्म की सपोर्ट नहीं है, इसको कैफरी किरदार तक पहुँचाए। पुलिस से भी हमने पूछा, पुलिस वालों ने भी यही कहा है कि नहीं जी, हमें किसी तरफ से भी कोई सियासी प्रेशर जो वो नहीं है। हाँ, अलबत्ता वहाँ पर डेरे के बैठने वाले कुछ और लोग जो हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको पनाह देने में भी उनकी कहीं ना कहीं सपोर्ट है। और केस में भी आज कोई 1-2 बंदे जो है वहाँ पर देखे गए हैं, जो वो भी शायद डेरे पे बैठते थे, तो वो उनको कहीं ना कहीं जो है वो शायद माली भी सपोर्ट कहीं ना कहीं उसको कर रहे हैं। ये मैं अपील करूँगा राना शहरयार साहब से भी और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब से भी कि जौन से भी लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं
वो आप उनको भी जो है उनका भी नोटिस लें, उनको भी मना करें कि उनकी सपोर्ट करने से बाज रहें, ज़ालिम का साथ ना दें, मज़लूम के साथ खड़े। अच्छा, एक और अहम बात कि कोई धमकी आपको उसके बाद कोई मिली, कोई केस की पैरवी से आप हट जाएं या कुछ इस तरह की कोई, जैसा कि आपने बताया कि मामूल था फायरिंग होना गली मोहल्ले में, उसके बाद कोई ऐसा वाक़या देखने को मिला, आपको धमकाया गया हो नहीं, बच्चों उसके को बाद दीगर? जो है वो हमें धमकी नहीं मिली, लेकिन यह है कि वो हमें ये इत्तला मिली है कि जो अपना उसका ताई का बेटा है जिसको वो उस दिन भी मारना चाहता था, उसके ऊपर भी हमलावर होना चाहता था, उसको जो कहीं ना कहीं उसने धमकी दी है कि फांसी तो मैंने अब लग ही जाना है, तुम्हें मैंने नहीं छोड़ना। लेकिन उसकी वजह से वो हम भी थोड़ा सा मुहताज ज़रूर हो गए थे कि हमने घर से बाहर निकलना छोड़ दिया था, हम घर में छुप के बैठ गए थे। हमने अपनी कुछ कागजी कार्रवाई भी मुकम्मल करनी थी, वो लेट हो गई, घर में छुप के बैठे। कल से जब उसकी गिरफ़्तारी अमल में आई है, उसकी वजह से हम अब कुछ हमें थोड़ा सा जब वो रिलीफ मिला है, कुछ थोड़ा सा हमें सुकून मिला है कि पुलिस ने जब वो हमें सली दी है कि नहीं इंशाल्लाह हम इसको भी कैफे करार तक पहुँचाएँगे। इश्तियाक साहब मकतूल के वालिद भी हैं और इस केस के इस एफ़आईआर के मुद्दई भी हैं। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी, इनका ये कहना है कि बच्चा बड़ा टैलेंटेड बच्चा था हमारा और न जाने ये क्या हुआ, हमारे तो इल्म में भी नहीं है कि किस झगड़े की बिना पे उसका नाहक खून जो है वो बहाया गया। ईद के दिन होते हैं, खुशी के दिन होते हैं घर में, खुशी के दिनों में इनका घर मातम कदा बना। बच्चे के मामू हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी इसी मोहल्ले में रहते हैं। इनसे जानते हैं कि कैसा था बच्चा, उसका चाल चलन कैसा था, कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ या उस रात क्या हुआ, ये क्या सुन के यहाँ घर पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका इसमें ग्रामी? सुहेल अहमद। अच्छा सुहेल साहब, ये बताइएगा कि उस रात क्या हुआ, आपने कुछ सुना, यहाँ पहुँचे आप? मैं पहले ही इधर मौजूद था, मैं बाजी के घर आया हुआ था क्योंकि हमारी दावत थी, मैं और मेरी पूरी फैमिली आई हुई थी। हम बाहर खड़े थे, जाने लगे थे, तो वो बेटा कहने लगा कि मैं छोड़ के आता हूँ। मैंने कहा नहीं, आप ना छोड़ने जाएं, आप घर चलें, आपके चाचू हमें छोड़ने जाएंगे। लेकिन वो हमारे सामने ही ये फायर लगा है और बच्चा गिर पड़ा है और उसको हम उठाकर जनरल हॉस्पिटल समनाबाद में लेके गए हैं। मैं आपकी वसातत से ये कहना चाहता हूँ कि जनरल हॉस्पिटल वालों ने कोई तावन नहीं किया, कोई इमरजेंसी नहीं थी, हमारा टाइम ज़ाया किया बच्चे का। और उसके बाद हम लाइट हॉस्पिटल में लेके गए। जनरल हॉस्पिटल समनाबाद की बात करें? हाँ जी, जनरल हॉस्पिटल समनाबाद की बात कर रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ आपसे भी आप इसको हाईलाइट करें कि जनरल हॉस्पिटल में कोई इंतज़ाम नहीं थे और बच्चे को हम लाइट हॉस्पिटल लेके गए हैं, उनकी गाड़ी में जनरल हॉस्पिटल वालों की एम्बुलेंस में लेके गए हैं और हमने वहाँ पर जाकर हमारा बच्चा जो मर्डर हुआ है उसको, वो अल्लाह को प्यारा हो गया और 3-4 मिनट वो लाइट हॉस्पिटल में उसने देखा है हमें और उसके बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, वो अल्लाह को प्यारा हो गया। हम वज़ीर आला पंजाब से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से और जनाब राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला से और शहरयार साहब से हम उम्मीद करते हैं, चीफ़ जस्टिस साहब से, कि हमें इंसाफ चाहिए, हम इंसाफ के मुंतज़र हैं और इस बच्चे को फांसी होनी चाहिए। जो बिलाल अवान है, अकरम अवान का बेटा, ये घर में भी फायरिंग करते थे और हर वक्त जहाँ कोई फंक्शन होते थे वहाँ पर भी फायरिंग करते थे और पूरे इलाके को पता है PP 113 में। और हम आपकी वसातत से इनको कुफ्र करदार तक पहुँचाना चाहते हैं। ये एक और बात बड़ी अहम सुहेल साहब ने बताई है, ये बच्चे के मामू भी हैं और वाक़े के चश्मदीद गवाह भी हैं। इनका ये कहना है कि उस रात जब ये वाक़या हुआ ये यहीं पे मौजूद थे, फिर उसके बाद फ़ौरी तौर पे बच्चे को यहाँ से चंद फरलांग के फ़ासले पे जनरल अस्पताल समनाबाद है, जो कुछ अर्सा कबल तामीर हुआ। राना सनाउल्लाह साहब के जो वज़ीर दाखिला हैं उनके हलके में ये अस्पताल मौजूद है। उसकी कारकर्दगी का पर्दा भी इन्होंने आश्कार किया है कि एमरजेंसी को ट्रीट करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है, ना एमरजेंसी के लिए पैरामेडिक स्टाफ मौजूद है वहाँ पे और ना ही कोई इक्विपमेंट है। नतीजतन उन्हें बच्चे को ज़िंदगी और मौत की हालत में अलाइड हॉस्पिटल रेफ़र करना पड़ा, उन्हें अपने बच्चे को वहाँ लेके जाना पड़ा, जहाँ वो कुछ देर ज़िंदा तो रह सका लेकिन जाँबर ना हो सका। बच्चे के वालिद से हम ये पूछते हैं कि कौन सी क्लास में था और एक्टिविटीज़ किस तरह की थी उसकी, कोई लड़ाई झगड़ा पहले हुआ हो
ये सारी बातें हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। बेटा आपका इस दुनिया से चला गया, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला नाम था। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला कौन सी क्लास का स्टूडेंट था? अब्दुल्ला 10th क्लास का स्टूडेंट था जी। 9th क्लास में उसके 93% मार्क्स थे। पढ़ने में इंतहाई मेहनती, टैलेंटेड बच्चा था मेरा वो। हमारी फैमिली जो है वो टीचिंग से बिलोंग रखती है। मेरे वालिद साहब रिटायर्ड टीचर, मेरी मिसेस वो भी हाई स्कूल की टीचर, मैं खुद टीचिंग जो है वो करवाता रहा हूँ। हमने आज तक पेंसिल कलम के अलावा कोई और चीज़ नहीं उठाई। हथियार हमने आज तक कभी खाली भी पकड़ के नहीं देखा। हमने कभी ज़िंदगी में कोई ना वेपन घर में रखा, ना कभी हमने किसी वेपन को हाथ लगाया। तो यही तरबियत हमने अपने बच्चों की थी कि बेटा जब भी उठाना है हाथ में कलम उठाना है, ज़िंदगी में हमने कोई वेपन हाथ में नहीं उठाना। तो इसी तरबियत के साथ हम अपने बच्चों को आगे लेके जा रहे थे। अभी मेरे बेटे का 10th क्लास में कल इंग्लिश का पेपर था। तो कल जो वक्त हमारे ऊपर बीता है उसका अंदाज़ा हम नहीं था। बहुत शाइनिंग स्टूडेंट था, 93% मार्क्स 9th ग्रेड में कोई मामूली बात नहीं है। ये जो बच्चे पढ़ते हैं या जो वालिदैन बच्चों को स्कूल भेजते हैं वो बड़े अच्छे से जानते हैं कि कितनी मेहनत दरकार होती है इस सब में। बच्चे की इंटेलिजेंस तो अपनी जगह पे, लेकिन वालिदैन का कितना ज़ोर लगता है, कितनी एनर्जी लगती है इस सब पे, ये एक बिल्कुल अलग बात है। नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हुआ है जी इनका। आगे बढ़ते हैं, इस केस के कुछ और चश्मदीद गवाहों से बात करते हैं। मुलज़िम इस वक्त गिरफ़्तार है, पुलिस की गिरफ्त में है। कोशिश करेंगे कि मुलज़िम से भी बात की जाए कि उसने ये घिनौना जुर्म क्यों किया। इस बेईमाना कत्ल के एक और चश्मदीद गवाह हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं कि इन्होंने उस दिन क्या देखा, क्या कुछ हुआ। हॉस्पिटल में ये मकतूल अब्दुल्ला के साथ गए, अब्दुल्ला के साथ इनकी कोई गुफ्तगू हुई हो, ये सारी बातें हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप अब्दुल्ला के कज़न हैं? जी, मैं अब्दुल्ला का क्या नाम क्या है आपका? मोहम्मद हमज़ा। अच्छा हमज़ा, ये बताएं कि उस रात क्या हुआ था, ये सारी, या उससे पहले कभी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, ये सारी बात बताइए। अब्दुल्ला तो मेरे छोटे भाइयों की तरह था। उसने मुझे हमेशा मतलब कि अपना भाई समझा। उस दिन हम मतलब कि मैं मामू की तरफ आया हुआ था, सारी फैमिली आई हुई थी। पहले भी इस बात को हुआ है कि हम गली में खड़े हुए थे, तो अब्दुल्ला मतलब कि वकूए से सिर्फ 2-3 मिनट पहले मेरे साथ खड़ा हुआ है, मेरे से बात कर रहा है कि हमज़ा भाई मैं आपको छोड़ आता हूँ घर में। मैंने कहा नहीं, रात का टाइम है, आप ना जाओ, मतलब कि मामू खुद ही छोड़ आते हैं, तो आप जो उनसे अंदर जाओ, आप रात का टाइम है। तो उसने कहा कि गली के कॉर्नर पे फ्रेंड्स वगैरह खड़े हुए, ईद का दिन है, तो हमज़ा भाई सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट आप मुझे दें, तो मैं बस उनकी बात सुन के और मैं घर चले जाता हूँ। सिर्फ इतनी सी बात हुई है। मैं गली में खड़ा हुआ हूँ, मेरे सामने अब्दुल्ला गया है, मैं गली में खड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ से फायरिंग की आवाज़ आई है और अब्दुल्ला जो सा है उसको फायर लगा हुआ है। उसी टाइम उसको अब्दुल्ला को मैंने मतलब कि उठाया है। बाहर गाड़ी खड़ी हुई थी, क्योंकि बताया जैसे कि मामू हमें छोड़ने जा रहे थे, उसी गाड़ी में अब्दुल्ला को हमने डाला है और मैं खुद मतलब कि अब्दुल्ला के साथ हॉस्पिटल गया हूँ। रास्ते में बस मैंने उससे यही पूछा है कि अब्दुल्ला क्या हुआ है, किसने मारा है, कोई लड़ाई झगड़ा। तब उसकी मतलब कि सिचुएशन थी कि वो थोड़ी सी स्टेबल थी, बात कर सकता था। उसने यही बताया कि हमज़ा भाई मुझे बिलाल ने फ़ायर मारा है, जो कि मुल्ज़म है, मरकज़ी मुल्ज़म, जो कि इस गली में ही रहता है, कॉर्नर पे उसका घर है, इसी गली में रहता है, अब्दुल्ला की गली में। ये उसने खुद कहा है कि हमज़ा भाई मुझे बिलाल ने फायरिंग की है। लेकिन अब हॉस्पिटल हमारे आसपास कोई नहीं था। मैंने यही सोचा कि इसको अलाइड लेके जाएंगे तो क्रिटिकल कंडीशन है, कुछ भी हो सकता है। मैं पहले भी बात की है मेरे वालिद साहब ने, मैं उसी इशू का थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगा कि हमारे माइंड में यही है कि जनरल हॉस्पिटल समनाबाद हमारे पास है, तो हम फ़ौरन उसे वहाँ ले जाते हैं, क्योंकि वो हमारे लोगों के लिए ही गवर्नमेंट ने बनाया। तो हम उसे वहाँ पे लेके गए हैं, लेकिन वहाँ पे इमरजेंसी में उस टाइम कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था, कोई इंतज़ामिया मौजूद नहीं थी, ऑपरेशन थिएटर बंद था। वहाँ पे चीखो पुकार मैं करता रहा हूँ, हाथ जोड़ता रहा हूँ डॉक्टर्स के कि काइंडली अब्दुल्ला को देखें, उसको फायर लगा हुआ है, हाथ जोड़ता रहा हूँ। किसी डॉक्टर ने हमारे साथ कोई ताउन नहीं किया।
डॉक्टर मौजूद थे वहाँ पे? जी, हॉस्पिटल का वहाँ पे स्टाफ तो मौजूद था, लेकिन जब हम वहाँ पे पहुँचे हैं, मैंने मतलब कि चीखो पुकार किया है, स्टाफ के हाथ जोड़े हैं कि अब्दुल्ला को काइंडली देखें, तो लेकिन आगे से मुझे ये आंसर मिला कि मर्डर केस है, क्रिटिकल कंडीशन, आप इसे अलाइड में रेफ़र करें, हम इसे कुछ नहीं कर सकते। तो वहाँ पे मतलब कि हमने रेस्क्यू 1122 को कॉल की है, मतलब कि 20 से 25 मिनट हमारे जनरल हॉस्पिटल समनाबाद में ज़ाया हुए हैं, जिसमें अब्दुल्ला की बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो चुकी थी। जैसे ही 1122 आई है, रेस्क्यू 1122 आई है, 20 मिनट बाद उसको हमने उसमें लाइट हॉस्पिटल में रेफ़र किया, लेकिन तब तक इवन कि ये सीन था कि अलाइड हॉस्पिटल में जाके अब्दुल्ला की ब्लीडिंग मतलब कि आना बंद हो चुकी थी। जनरल हॉस्पिटल में मैं बस यही बात करूँगा कि आज अब्दुल्ला गया है, कल किसी और की, किसी और भाई की, किसी और बहन की, किसी और बच्चे की जान जो है इस तरह से ना जाए कि जनरल हॉस्पिटल हमारे लोगों के लिए बनाया गया। हम तो इसी मतलब कि गए थे कि हॉस्पिटल पास है, अब्दुल्ला की जान बच जाए, लेकिन वो अल्लाह ताला की रज़ा थी, मेरा छोटा भाई था, वो अल्लाह ताला को प्यारा हो गया। लेकिन बस इस इशू को जो है हम हाईलाइट कर सकते हैं कि किसी और की जान ना चले जाए। हमज़ा का ये कहना है कि ये फ़ौरी हॉस्पिटल लेके पहुँचे हैं। जो इनके वालिद सुहेल साहब ने बात की, वही बात हमज़ा बता रहे हैं कि वहाँ पहुँचते ही इन्होंने शोर मचाया कि बच्चे को फ़ौरन ट्रीट किया जाए। शदीद ज़ख्मी हालत में अब्दुल्ला को वहाँ पहुँचाया गया, लेकिन वहाँ पे ट्रीट करने के लिए कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। स्टाफ मौजूद तो था, लेकिन चूँकि ईद की छुट्टियाँ भी थीं और एमरजेंसी की सूरत हाल वैसे ही बहुत क्रिटिकल होती है, तो यहाँ पे कोई मौजूद नहीं था ट्रीट करने के लिए। यही कहा गया कि इसको अलाइड ही यहाँ से लेके जाना है, अलाइड हॉस्पिटल ही अगर किसी को, तो इस हॉस्पिटल को बंद कर देना चाहिए। इस हॉस्पिटल के यहाँ पे होने का कोई फ़ायदा नहीं है। आगे बढ़ते हैं और जानने की मज़ीद कोशिश करते हैं कि अब्दुल्ला की किसी के साथ कोई लड़ाई या ये बिलाल के साथ कुछ झगड़ा हुआ, ये शायद बात हमें हमज़ा ही ठीक तरह से बता सके। हमज़ा से ही पूछते हैं ये बात कि हमज़ा, कोई ज़िक्र किया अब्दुल्ला ने किसी लड़ाई का, या जब बिलाल ने फ़ायर किया है अब्दुल्ला पे तो उस दौरान वो कुछ कह रहा था कि कुछ झगड़े की बात हो रही थी, वो कौन सा झगड़ा था, क्या लड़ाई थी? जब हम गाड़ी में बैठे हैं, मैंने अब्दुल्ला से पूछा कि अब्दुल्ला हुआ क्या, फायरिंग किसने किया? उसने कहा कि बिलाल ने किया। मैंने कहा कोई लड़ाई झगड़ा? उसने कहा हमज़ा भाई कुछ भी नहीं हुआ। उसके मुंह से ये वर्ड्स नहीं कर रहे थे, वो कहते हम गली में खड़े हुए थे, पर उसने आके फायरिंग की है। क्योंकि अभी वो बस उसे फायर लगा था तो गाड़ी बाहर तैयार थी, मतलब कि वो मामू हमें छोड़ने जा रहे थे, तो उसी टाइम हमने उसे गाड़ी में बैठाया। तब थोड़ा सा अब्दुल्ला स्टेबल था कि वो बात करने के लायक था। ब्लीडिंग उसके कंटिन्यूसली होती जा रही है। उससे पहले आपसे कभी जिक्र किया हो अब्दुल्ला ने? भी नहीं किया, मतलब कि वो मुझे बड़े भाइयों की तरह समझता था। मतलब कि या तो हो ना कि कोई गली में लड़ाई झगड़ा घर में पता चल जाता है बच्चे का, लेकिन कभी भी नहीं। मैट्रिक का स्टूडेंट था, कल उसका मैट्रिक का पेपर था, कभी भी ऐसी कोई सीन नहीं हुआ। गुफ्तगू आपने सुनी। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये आखिर सब कुछ हुआ क्यों, इस इतने बड़े जुर्म की वजह क्या बनी, इसके पीछे क्या था। जिनका जवान बेटा चला जाता है उनके लिए इस तकलीफ़ का मदावा न लफ्ज़ों से हो सकता है, न किसी की फांसी से हो सकता है, न किसी बड़ी से बड़ी सज़ा से हो सकता है। 17-18 साल बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया जाता है और फिर उसके बाद बग़ैर किसी वजह के कोई आता है और फायरिंग करके बच्चे का कत्ल कर दिया जाता है। ये बड़ी तकलीफ़देह बात है, बड़ा तकलीफ़देह अमर है। अब्दुल्ला की वालदा इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बात करने की वैसे वो पोजीशन में तो नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। पहले तो बहुत दुख है आपके बच्चे के इस तरह से चले जाने का। कौन सा नंबर था आपके, कितने नंबर पे था ये? 3 बच्चे हैं और ये सबसे छोटा था, तीसरे नंबर वाला बच्चा है मेरा ये। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। वो मुझसे कहता है मैं अभी आया मामा, और वो अभी आ भी गया, लेकिन किस हालत में आया मैं आपको बता नहीं सकती। अगर उसने ब्लू कलर का सूट ना पहना होता तो शायद आप उसकी माँ को भी ना मिल पाते आज, क्योंकि मुझे खून नहीं नज़र आया उसका, जितना खून उसका बह रहा था। अच्छा, ये बताइएगा कि अब्दुल्ला ने कभी घर में आके आपसे कभी जिक्र किया या दूसरे बच्चों ने कि फ़लाँ से झगड़ा हुआ है, फ़लाँ से लड़ाई? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, ऐसी तरबियत ही नहीं की बच्चों की। हम खुद
पढ़े लिखे लोग हैं और उनको भी पढ़ाते थे। कभी थोड़ा टाइम देती थी, इतने बजे बाहर जाना है और इतने मिनट्स में वापस आ जाना है। अभी भी उसने उसने मुझे कहा है, मैं बस थोड़ी देर के लिए गया और आया। मुझे किसी बात का कोई ख़बर नहीं, बाहर क्यों गए, क्या हुआ, नहीं मैं नहीं जानती है, किसी पे इल्ज़ाम भी लगाऊं, मुझे कुछ नहीं पता बाहर क्या हुआ है। मुझे अपने दुख का पता है कि मैंने किस डिसेबिलिटी में अपने बच्चे को इस लेवल तक लेके आई, और मैं उसका चेहरा और उसकी हाइट देख के खुश होती थी कि अल्लाह का शुक्र है, मेरा सहारा जो है ना वो अब इतना बड़ा हो गया। वो मेरा हाथ पकड़ के चलता था, जहाँ मैं जाती थी मेरा हाथ पकड़ के लेके जाता था। इन्होंने मेरा सहारा छीन लिया बिना किसी कसूर के। कोई गलती, कोई ऐसी बात होती मैं मानती कि ये बात थी, मेरे बेटे में गलती हो गई, कोई गलती नहीं हुई। इन लोगों ने पहले भी कभी डराया धमकाया अब्दुल्ला को, या कभी? अब्दुल्ला को नहीं डराया धमकाया, लेकिन ये लोग ऐसे ही असले के साथ बाहर फिरते थे। इनकी फेम है, ये इनकी फेम थी, शुरू से इसी गली में पले बढ़े हैं, इन्हीं बच्चों के साथ पले बढ़े हैं। इनकी ये था कि हाथों में असला होता था। बच्चों से जब मैंने कहा ना कि आप लोग अंदर क्यों नहीं आए, आप लोगों ने जब देखा कि उनके हाथ में कोई वेपन है तो आप लोग क्यों नहीं भागे, तो वो कहते हैं कि हमें क्या पता ये मारने के लिए आए हैं। इनके हाथों में तो हर वक्त ऐसे ही वेपन्स होते थे, हमें क्या पता ये हमें मारने आए। बच्चों के वहमो गुमान में भी नहीं था कि उनके साथ ये सब कुछ होने वाला है। पढ़ाई में कैसा था अब्दुल्ला? बहुत अच्छा था। उसके टीचर्स आए हैं सब। उसका पेपर था कल इंग्लिश का, आपको पता है कल मैंने कितनी मुश्किल से दिन गुजारा है। सारे रमज़ान में मैंने उसे तैयारी करवाई, फुल सिलेबस तैयारी, और उसने 90% मार्क्स लिए थे 9th में। अब भी मुझे ऐसी ही उम्मीद थी। मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि मैंने वो कल दिन कैसे गुजारा है अपना। यकीनन बहुत तकलीफ़ का ये वक्त है, और जो वक्त आप पे गुज़र रहा है या गुज़रा है वो वक्त बड़ा तकलीफ़ देह है कि एक बच्चे पे आप मेहनत करते हैं और मेहनत का फल आता है। वालदैन को बड़ी उम्मीदें होती हैं अपने बच्चों से कि मैट्रिक के इम्तिहानात होने वाले हैं। एक आम माँ और एक डिसेबल माँ की परवरिश में बहुत फ़र्क होता है। वो मेरा सरमाया था, सरमाया, कीमती सरमाया, जो माँ का हाथ पकड़ के मैं मार्केट्स में नहीं जाती, कभी कभी जाऊँ अगर सपोज़ कोई ऐसी चीज़ जो मेरे जाए बगैर मैं ना ख़रीद सकूँ, जैसे मेरा जूता, ये कोई और नहीं ला सकता, तो वो उसने मेरा हाथ इस तरह थामा होता था जैसे मैं उसके लिए अब छोटा बच्चा हूँ। इतनी कम उम्र में उसने मुझे सहारा देना शुरू कर दिया था। उसके पापा जो हैं हार्ट पेशेंट हैं, 2014 में उन्हें 2 हार्ट अटैक्स हुए थे। उस दिन से उसने काम संभाल लिया था, अगरचे वो उस वक्त बहुत छोटा था। उसने कहा था पापा मैं हूँ, दूसरा बच्चा भी है, लेकिन इसने हौसला दिया था, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। बड़े हौसले वाला बच्चा था, न सिर्फ ख़ुद हौसले में रहता था, वालदैन को भी हौसला दिए रखता था। बड़ी कम बच्चों में ये सिफ़त होती है कि वरना तो बच्चे वालदैन पे ही डिपेंड कर रहे होते हैं। और फिर एक ऐसे वक्त में जब मुकम्मल तैयारी करवाई हो, बता रहे हैं कि एक रोज़ पहले इंग्लिश का पेपर था बच्चे का, और वो दिन बड़ी मुश्किल से इन्होंने गुजारा है कि किस तरह से पूरे सिलेबस की तैयारी, एक एक लफ्ज़, एक एक लेसन जो है वो वालदा ख़ुद बच्चे को तैयार करवाती रही हैं। और फिर जब वक्त आए इम्तिहान का, उसने जाना हो इम्तिहान देने के लिए, बच्चा ना हो, ये सिर्फ लफ्ज़ हैं, इस तकलीफ़ का मदावा लफ्ज़ों से नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं, पुलिस के पास चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि वहाँ मुलज़िम उनके पास मौजूद है या फिर जुडिशल हो चुका है मुलज़िम का। अगर मौजूद हुआ तो कोशिश करेंगे उससे बात करने की कि उसने ये सब कुछ क्यों किया। इस वाक़े का एक ज़ख्मी हमारे साथ मौजूद है, ताहिर नाम है इस बच्चे का। इससे हम एक्चुअल पोजीशन जानने की कोशिश करते हैं और ये जानते हैं कि क्या वाक़या हुआ, क्या कोई लड़ाई झगड़ा था या फिर ऐसे ही आते ही फ़ायर खोल दिया बिलाल ने, और फिर उसके बाद क्या कुछ इन्होंने देखा, ये सब बात करते। ताहिर बेटा, ये कभी लड़ाई हुई, कभी झगड़ा हुआ बिलाल से आपका? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हमारा उनसे कभी भी लड़ाई या झगड़ा कुछ भी नहीं हुआ। वैसे वो गुड़ियाँ वगैरह डालते थे, हम इग्नोर ही करते थे कि लड़ाई ना ही करें, लेकिन ये सब कुछ होगा हमें अंदाज़ा ही नहीं था इस बात का। अच्छा, उस दिन क्या हुआ? आप गली में खड़े थे?
जी, हम सब दोस्त गली में खड़े थे। हम वैसे ही जा रहे थे, अभी ईद का दिन था, तो ये मेन की तरफ से आए हैं। हसन और अली ने ये बात कही है कि ये खड़े हैं सब लोग, और बिलाल ने तब भी फायर कर दिया। वो दूसरा फायर करने वाला था कि उसने देखा कि उसके रिश्तेदार में से एक लड़का हमारे अंदर मौजूद है, तो इस वजह से वो रुक गया, नहीं तो उसने दोबारा गन लोड कर ली हुई थी। आपको गोलियां लगीं, आप गिर गए उस वक्त फ़ौरन? जी, या आप फ़ौरन नहीं, खड़े थे? थोड़ा सा चला, लेकिन ज़्यादा नहीं चला गया, तो साइड पे होके तो गिर गया था मैं। ताहिर का भी यही कहना है कि कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा नहीं था जिसकी वजह से इतना घिनौना काम किया जाता, इन पे गोलियां ही चलाई दी जाती इन निहत्थे बच्चों पे। कोई ऐसी कोई बात नहीं थी। मुलजिम ही बता सकता है कि ये वाक़या असल में हुआ क्यों है। आगे बढ़ते हैं और मुलजिम से जानने की कोशिश करते हैं कि ये सब कुछ क्यों हुआ। पहुँचे हैं थाना समनाबाद और मुलजिम से बात करने की कोशिश की है, लेकिन हमें जो इन्वेस्टिगेशन हुकाम है उनकी जानिब से ये कहा गया कि अभी चूँकि इन्वेस्टिगेशन जारी है, बहुत सारे हक़ाइक़ हैं इस कत्ल से जुड़े जिनको अभी सामने आना बाकी है। तो इस मौके पे ऑफ़िशियली हम मुलजिम का या ख़ुद अपना किसी ऑफ़िशियल का वर्डिंग नहीं दे सकते। उसकी वजह उन्होंने हमें यही बताई है कि अभी चूँकि इन्वेस्टिगेशन, अभी ट्रायल चूँकि चल रहा है मुलजिम का, तो इस दौरान ये मुमकिन नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है कि मुलजिम जो है वो उसको मीडिया के सामने लाया जाए या मुलजिम से बात करवाई जाए। उमूमी तौर पे ऐसे जो कत्ल की वारदातें होती हैं उनमें आम तौर पे जो चीज़ सामने आती है वो यही होती है कि या तो दोस्तों में पहले कहीं झगड़ा हुआ होता है या फिर कोई बहुत ही मामूली सी बात होती है। इसमें भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जो हमारी थोड़ी बहुत बात इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से हुई है उनका यही कहना था ऑफ द रिकॉर्ड कि मुलजिम का ये कहना है कि गलती से उससे ये फ़ायर हुआ है, लेकिन चूँकि घर से असला लेके आया है, दानिस्तन उसने फ़ायर किया है, तो इस बात को भी खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता कि यहाँ कोई ना कोई बड़ा मामला है। एक नौजवान कत्ल हुआ, 2 लोगों को गोलियां लगीं, वो ज़ख्मी हालत में ज़िंदगी और मौत की कशमकश में इस वक्त मौजूद हैं। ऐसे कत्लों का मुजरिम कौन, ये सवाल बहरहाल बाकी है।